देखिए, टिकैत साहब के किसान आंदोलन के एक प्रतिनिधि हैं, संपूर्ण प्रतिनिधि नहीं है। आप इसको हर समय दिमाग में रखिए। बड़े नेता तो हैं, बड़े नेता हैं। उन्हें 28 जनवरी ने बड़ा नेता बना दिया। उसके पहले वह है किसान आंदोलन के हाशिए के तत्व थे। तो इतिहास में लम्हे लोगों को महान बनाते हैं, लम्हे लोगों को ले जाकर के बौना बना देते हैं। तो 2013 ने उन्हें बहुत बौना बना दिया था, शामली और मुजफ्फरनगर ने, लेकिन 28 जनवरी ने उन्हें फिर ले जाकर के किसान आंदोलन के किसान आंदोलन के अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया। आप सहमत नहीं उनके बयान से? नहीं, हम क्यों सहमत होंगे? हम देखिए, हम समग्र भारतीय कृषि के संकट को समझ रहे हैं। हम पूर्वांचल को देख रहे हैं, जहाँ इस साल हर साल सबसे ज़्यादा लड़के बोर्ड की परीक्षा में भाग लेते थे। करीब 30-35 लाख लड़के उत्तर प्रदेश बोर्ड में अपना फॉर्म भरते थे। इस साल 5 लाख लड़के कम हो गए हैं, जबकि हर साल अब तक वृद्धि दर्ज की गई है पिछले 70 वर्षों में। हर साल अगर 20 लाख है तो अगले साल 20.5 लाख होता था। इस साल 5 लाख लड़कों ने परीक्षा में फॉर्म नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि उनके परिवार फीस नहीं दे पाए और 10 दिन इन्हें बढ़ाना पड़ा, 10 नवंबर तक। लेकिन सर, ये संकट है। इस आपने काउंटर तो नहीं किया उनके बयान का? नहीं, हम उनके बयान, देखिए, इस किसान आंदोलन में हर बयान का काउंटर नहीं किया जाता। इस समय हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? भारत के कृषि के कारपोरेटीकरण को रोकना, अडानी अंबानी के हाथ में गोदाम जाने से रोकना। इस आंदोलन में आरक्षण को तो गाली दी जाती है, ये तो सच्चाई है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं आंदोलन में, देखिए 500 से ऊपर संगठन हैं और उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग है। किसी की पृष्ठभूमि कुछ है, किसी की पृष्ठभूमि कुछ है। पर सर, ये बात आपकी ठीक है, 500 से ज्यादा है, पर किसी एक चेहरे के इर्द गिर्द घूम रहा ना अब तो आंदोलन। नहीं, तो ऐसा नहीं। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अभी भी जो संयुक्त किसान मोर्चे का जो 9 लोगों का था, जिसमें से भी योगेंद्र जी हटे हैं, वह निर्णायक बॉडी है। और अभी भी टिकैत जी की यह स्थिति नहीं है कि उस निर्णायक बॉडी के किसी फैसले के खिलाफ चले जाए। अगर कहीं भी गए हैं तो तुरंत रिट्रीट किए हैं। कहीं अगर कोई बात, आपको सस्पेंड किया जाएगा इस बयान को? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी किसान आंदोलन में इस सवाल का प्रधान पहलू नहीं है। ये हम लोगों के लिए है जो पूरब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में किसानों के बीच में काम कर रहे हैं, वो इसको समझ रहे हैं। नहीं, अगर योगेंद्र यादव किसी पीड़ित परिवार से मिली है, भले से वो बीजेपी का, तो उनको तो हटा दिया जाता देखिए, है। और वो इतना बड़ा बयान दे देते हैं कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, जो सबसे बड़े लोग नहीं, इधर आंदोलन में नहीं, इधर को देखिए, दोनों चीज़ों में फ़र्क करिए। एक पॉलिसी के सवाल पर वो बोल रहे हैं, पॉलिसी में होगा उनकी सवर्ण चेतना होगी, उनका आधार सवर्ण होगा। अभी तो जाट आरक्षण की मांग कर रहा था, कैसे वो भाग जाएंगे? इसको समझ लीजिए, वो भाग नहीं सकते। वो हरियाणा देखे हैं, हरियाणा को जलते हुए देखे हैं, इसलिए मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ। क्या समझ नहीं टिकैत साहब को रिजर्वेशन? नहीं, वो आज के संदर्भ में देख रहे हैं ना भाई। क्या है कि रिजर्वेशन के सवाल से सवर्ण गोलबंदी जो बीजेपी ने की है, उसे थोड़ा माइल्ड कर लिया जाए। हो सकता है उनके ऐसी टैक्टिस हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है ऐसी उनकी टैक्टिस हो। हालांकि हम इस तरह सोशल मीडिया पर कर रहे हैं उनको गाली देंगे, वहाँ देंगे। देखिए क्या है, हम जिस दुनिया में हैं वहाँ ये टेक्नोलॉजी आप हमारे सामने जो मौजूद है, ये हो सकता है न जानी कहाँ तक पहुँच रही है। हाँ, तो पूंजी इतने महीन जालों से भारतीय समाज को बांध ली है कि इसमें कौन क्या है, कौन कहाँ सही है, कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके द्वारा खरीद लिया गया है, बेच लिया गया है, ये एक बहुत जटिल सवाल है। इसको नज़रअंदाज करके आप लोगों के वीडियो नहीं देख सकते हैं। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो उनके वीडियो को देखेंगे तो बड़े क्रांतिकारी, तो बड़े दलित हैं, बहुत बड़े दलित नेता हैं, लेकिन किसी भी आंदोलन में आप उनको कहीं नहीं देखेंगे। रतन लाल जी DU यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं, लेकिन आपको किसी दलित आंदोलन में नहीं दिखेंगे। नहीं, दलित आंदोलन में तो रहते हैं। नहीं, दलित आंदोलन में किस में रहेंगे? जो मिडिल क्लास का है, वो किसी दलित का घर फूंक दिया जाएगा। बिहार के किसी नरसंहार के पक्ष में नहीं गए कभी वो कि जाके खड़ा होकर बोल दे, नहीं जाएंगे। हाँ, आवाज़ देखिए, नहीं उठा सकते, वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आवाज़ उठाने का नहीं है।
उस जनता के साथ अपने को तादात्म्य करने का है। आरक्षण करता क्या है? यह व्यक्ति को समाज से विखंडित कर देता है। अम्बेडकर की जो पूरी थियरी है, आरक्षण किसी आर्थिक उत्थान का दायरा नहीं है, हाँ? सामाजिक बराबरी का है। तो करता क्या है? अपने समाज से निकाल के आपको दूसरे समाज में ले जाके छोड़ देता है। टिकैत साहब तो कह रहे हैं कि ठाकुर गरीब है, उनको रिजर्वेशन दे दे, अमीर बनाना भाई उनको। ये तो बीजेपी का खेल हो चुका है, 10% का खेल हो चुका है। उस खेल का कोई मान्य है क्या? उस खेल का मान्य है क्या? कोई मान्य नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत सारी बातें कहेंगे। विचार मिलते हैं क्या टिकैत साहब कर बीजेपी के? देखिए, सोशल क्लास एक है, सामाजिक आधार एक है, लेकिन मैं जो सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूँ वो आप गौर करिए। पोस्ट कॉलोनियल इंडिया यानी आज़ादी के बाद जो भारत बना, उस भारत में 3 नेता हुए सामाजिक रूप से, बड़ा उद्योगपति, नौकरशाह और गांव के बड़े जमींदार। इन तीनों को लेकर के भारतीय राज्य का गठन हुआ और इनमें अब टकराव है आपस में। लड़ाई किसान आंदोलन की 10 महीने से क्यों? यही तो कह रहे हैं कि हमारा तो कोई मतलब ही नहीं, इसको समझिए ना, क्यों वो कह क्या रहे हैं? वो नहीं जो कह रहे हैं वो शायद ना समझ पा रहे हो। आज भारत में ये जो भूस्वामी वर्ग था, सिर्फ क्या है, कानून यही कह रहा है कि तुम मैनेजर हो जाओ हमारे, तुम्हारे पास 2000 का 1000 का फार्म आओ, रानी तुम्हें 10 लाख रुपए महीने देंगे, तुम तो दिन भर क्यों जान दे रहे हो? मजदूरों से काम कराना। अब मजदूर अभी इसको कैसे समझेगा, एक अलग बात है। जॉर्ज सोरेस जब वहाँ क्या नाम है, बिल ग्रेट अगर 2.5 लाख एकड़ के हेक्टेयर के मालिक हो जा रहे हैं, तो वहाँ किसान क्या कर रहा है कि हम नहीं समझ पाए जब यहाँ हो रहा था। हमारी यह है अक्षमता थी कि हम नहीं समझ पाए, लेकिन भारत के किसानों ने इसको समझ लिया। तो भारत में किसान कौन है? खेती पर जीने वाला हिस्सा सबसे निचला गरीब है। या तो भागता है पलायन के लिए, मजदूरी के लिए, और शहरों में नारी की जिंदगी जीता है। किसान आप उसको कह रहे हैं जो सबसे नीचे तबके पर? हम कह रहे उत्पादक वही है, बाकी प्रबंधक हो ये कौन जो ये जमीन के बड़े भूस्वामी हैं। हाँ, पूंजी निवेश करते हैं, कुछ काम भी करते हैं, कुछ मजदूरी भी रखते हैं। ये अंतर विरोध के बीच में वो जी रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि उनके दोनों पहलू रहेंगे। और हम छोटे मझोले किसानों के जो लोग हैं वो जानते हैं इस चीज़ को। हम भी जिस परिवार चाहते हैं उसमें कुछ मजदूरी कराई जाती है और कुछ की जाती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संरचना को आप पूरे भारत की संरचना से न मिलाइए। और ख़ास तौर से दिल्ली के इर्द गिर्द का जो 300 किलोमीटर की त्रिज्या है, यहाँ का समाज दूसरे तरह का समाज है। ये उद्यमी किसानों का समाज रहा है, जहाँ महिला श्रम भी इस्तेमाल में आती है, जहाँ सवर्ण बाउंड्री उस तरह से नहीं है। पूरब में खाने के लिए मर जाएंगे, लेकिन महिला नहीं बाहर घर से निकलेगी। तो ये सब बहुत, भारत है ना, बहुत विराट देश है। इसीलिए तो भारत से टकरा के आरएसएस चूर चूर हो रहा है। वह एक ही स्टैंड लेना चाह रहा था, एक नीति, एक झंडा, एक नारा, एक संविधान, एक नेता, एक संस्कृति। उसको पता नहीं कि भारत क्या है, वो कितना जटिल भारत है वो नहीं जानता। इसलिए वो उससे टकरा करके लहूलुहान हो चुका है, वो नहीं समझ पा रहा। नहीं तो मोदी जी तो अब तक न जाने उनको कत्लेआम कराने में क्या दिक्कत है। दलितों को इसमें क्या मिलेगा? खेतीहर मजदूरों की बात नहीं होती है, उनकी ज़मीनों पे जो कब्जे नहीं हैं, उनको जो नहीं मिले हैं कब्जे, सरकारी जो पट्टे वगैरह दिए जाते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। सिर्फ एमएसपी की बात होती है या कीमत की बात होती है, उनके अधिकार तो कोई नज़र नहीं आते। तो दलित क्यों जाएगा आंदोलन में? देखिए, यह एक नैरेटिव खड़ा किया गया। आप जब तीनों कानून के तीसरे क्लाज में जाएंगे तो क्या है, वो है, कह रहा है कि हम लिमिट भंडारण की समाप्त कर रहे हैं। ये हाँ, और ये हुआ क्यों, इसको समझा जाए। लिमिट निर्धारित की गई 54-55 में। क्यों? क्योंकि भारत बंगाल के अकाल से आया था। आज़ादी के पहले जो 43 से 45 के बीच में बंगाल में अकाल पड़ा था, उसमें पूरे बंगाल के ग्रामीण मजदूर, गरीब लोग भूख से मर गए और अनाज गोदामों में भरे पड़े रहे। सर, वो आप बता रहे हैं जैसे कि पेट्रोल डीजल है आज 100 से ऊपर जा चुके हैं कीमतें, लेकिन लोग तो खरीद रहे हैं ना, कहीं विरोध तो नहीं हो रहा ना? उसी तरह कह रहे हैं कि हम तो अनाज भी ऐसे खरीद लेंगे। नहीं, देखिए, अभी आप ये दिमाग रखिए कि गाँव में एक बहुत बड़ी आबादी है। आपको पता नहीं, अखबार उठा के देखिए तो रोज़ आत्महत्या की, परिवार सहित आत्महत्या की खबरें आ रही हैं।
और उसके पीछे क्या है, ज़िंदगी न चला पाने का संकट जो इस सरकार के आने से खड़ा हुआ है। ये सामान्य बात नहीं, किसान कभी आत्महत्या नहीं करता है, 1857 में भी नहीं किया। जब अंग्रेज उसे बांध करके तोप के मुंह पर गोला दाग देंगे तब भी उसने कभी आत्महत्या और माफ़ी की बात नहीं की। लेकिन आज वह यहाँ पहुँचा, और यही नहीं, भूखमरी का जो दरवाज़ा है, जो उसका भूगोल कह सकते हैं, वो इतना विस्तारित हो गया है कि गांव में आप जाके अगर गौर से देखेंगे तो अगर ये अनाज वितरण की प्रक्रिया बंद कर दी जाए तो एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा गांव के गरीबों के लिए। सर, यूपी के मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी, उनका बयान आया है अभी, पेट्रोल तभी इतना महंगा है ही नहीं, आराम से लोग ले रहे हैं, 150 होना चाहिए पेट्रोल के दाम। ये कैसे कैसे बयान दे देते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, इनके यहाँ जो पूरी संरचना है, इनकी ट्रेनिंग जो है, उसमें मनुष्य की संवेदना नहीं होती। आरएसएस के जो क्लासेज हैं, जो उनके शिविर होते हैं, जो वर्ग लगाए जाते हैं, हर साल में ओटीसी चलती है, उसमें मनुष्य की संवेदना मारी जाती है। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच में टकराव पैदा किया जाता है, एक से दूसरे को कमतर और श्रेष्ठतर साबित किया जाता है। तो इनकी मानसिकता होती है, कभी भी ये मनुष्य की वास्तविक पीड़ा को लेकर संवेदित हो ही नहीं सकते।